तुर्की की धरती तेज भूकंप से आज कांप गई। जब भी कोई इस तरह की घटना होती है तो अचानक से होती है, कोई प्री प्लान नहीं होता है। घटना घटती है, न्यूज़ चैनल्स रिपोर्टर्स को बोलते हैं कि आप यहाँ जाने की तैयारी करिए। मुझे याद है कि जब तुर्की में भूकंप आया 6 तारीख को, तो 7 फरवरी की शाम को मेरे पास मेरे एडिटर रजनीश आहूजा जी का फ़ोन आया कि विशाल, तुर्की जाने की तैयारी करनी चाहिए क्योंकि वहाँ पर भूकंप बहुत ज़्यादा आया है, ज़्यादा तबाही आई है, हमें ग्राउंड ज़ीरो पर पहुँचना चाहिए। तो तुर्की जाने के लिए हमें सबसे पहले वीज़ा की ज़रूरत है। हमें वीज़ा की पूरी प्रक्रिया पूरी करनी थी। उसके बाद हमने रातों रात लगकर इस पूरे वीज़ा प्रक्रिया को पूरा किया और अगले दिन 7 फरवरी को ही मैं यहाँ से रवाना हो चुका था। लगभग मेरी फ़्लाइट रात में 9:30 बजे के आसपास थी। यहाँ से मैं सीधे घर ऑफिस से निकला, एयरपोर्ट पहुँचा और वहाँ से बहरीन होते हुए मैं 8 की सुबह तुर्की पहुँच चुका था, इस्तांबुल में। तो बहुत ही अचानक से ये कॉल आती है, आपको 1 घंटे का ही समय मिलेगा, आप अपना बैग पैक करिए, अपने इक्विपमेंट्स रखिए, लिस्ट तैयार करिए, वीज़ा की प्रक्रिया पूरा करिए और उसके बाद फिर आप अपने आगे वहाँ पे कैसे हालात रहेंगे उन सब की रिपोर्ट लेकर आप यहाँ से रवाना हुई। तो मेरे पास लगभग आप ये कह सकते हैं कि 8 से 9 घंटे का समय था, लेकिन मैं घर से निकलने के लिए मेरे पास 1 घंटे का ही समय था। तो हम जल्दी से निकले और एयरपोर्ट पहुँचे और इस्तांबुल 8 फरवरी की सुबह पहुँच गए थे। ज़ाहिर तौर पर जब आप ऐसी जगह पर जाते हैं तो परिवार के लोगों को थोड़ी चिंता ज़रूर होती है, लेकिन एक रिपोर्टर की लाइफ ऐसी ही होती है। उसे कहीं भी जाना है, जहाँ भी खबर है वहाँ उसे पहुँचना है, चाहे बाढ़ हो, भूकंप हो या कोई और घटना हो, कितने भी हालात बुरे हों, वहाँ पहुँचकर अपने दर्शकों तक खबर पहुँचानी है। तो यही हालात तुर्की को लेकर था। जब मेरे पास ऑफिस से फ़ोन आया तो घर पे मम्मी ने पूछा कि कैसे वहाँ जाओगे, कैसे रहोगे, क्योंकि मैं शाकाहारी हूँ और कई ऐसे देश हैं बाहर जाकर जहाँ पर आपको वेजिटेरियन ऑप्शन नहीं मिलते हैं। तो घर परिवार वालों को चिंता होती है, खाना क्या खाएंगे, कैसे रहेंगे, वहाँ पे हालात ठीक नहीं, भूकंप आया है, सब कुछ तबाह हुआ है, तो किस तरह से वहाँ पे रहना होगा, ये थोड़ी चिंता घर वालों को होती है। लेकिन हम उन्हें समझाते हैं कि हम जाएंगे, हमारे साथ पूरी टीम है, वहाँ पर हम मैनेज करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, हम फ़ोन करेंगे, आपसे बातचीत करते रहेंगे, बताते रहेंगे कैसे हालात हैं। तो यही सब बता के हम भी तुर्की के लिए निकले थे। और जब हम 8 फरवरी की सुबह इस्तांबुल पहुँचते हैं तो हमारी फ़्लाइट जब लैंड करने वाली होती है, तो जब हम ऊपर से देखते हैं पूरा इस्तांबुल बर्फ़ से ढका हुआ था, बर्फ़ के चादर से ढका हुआ था। टेम्परेचर मुझे याद आ रहा लगभग -6 या -7 के आसपास था। तेज़ हवा चल रही थी और ठंड बहुत ज़्यादा थी। हम बाहर निकले, हमने सिम कार्ड चेंज किया क्योंकि सिम कार्ड बदलने के बाद ही हमारा टीवी मशीन चलेगा जिससे हम लाइव करेंगे। वहाँ से बाहर निकलते हैं, जो सबसे बड़ी चुनौती थी वो इस्तांबुल से भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में जाने की थी, क्योंकि इस्तांबुल से डायरेक्ट फ़्लाइट जो थी, चाहे अडाना की हो, गाजियान्टेप की हो या फिर जो और एयरपोर्ट आसपास थे, सारी फ़्लाइट्स फुल थी या बहुत डिले थी, फ़्लाइट सीधे नहीं मिल पा रही थी। इस्तांबुल में एयरपोर्ट पर इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि टिकट काउंटर्स लोगों को बंद करने पड़े थे डोमेस्टिक फ़्लाइट के लिए, क्योंकि जिनके अपने लोग भूकंप में फंसे हुए थे वो इस्तांबुल से इन इलाकों में पहुंचना चाहते थे और बहुत ज़्यादा भीड़ थी, लोग हंगामा भी कर रहे थे। तो हमारे पास फ़्लाइट का ऑप्शन नहीं बचा था और हमें तुरंत स्पॉट पे पहुंचना था। तो हम एयरपोर्ट से बाहर निकलते हैं, टैक्सी स्टैंड पर जाते हैं, तो एक टैक्सी हमको मिलती है जो वहाँ तक जाने के लिए तैयार होती है, क्योंकि इस्तांबुल से भूकंप प्रभावित जो क्षेत्र था, एपिसेंटर कहरमामारश या गाजियान्टेप, वो लगभग 1200 से 1300 किलोमीटर दूर था। तो टैक्सी वाले को बहुत मनाना पड़ा, काफ़ी ज़्यादा रेट पर हमें टैक्सी मिली क्योंकि भूकंप था, लोग वहाँ पर परेशान भी थे, तो लोग जाने को तैयार भी नहीं थे। तो हमारे पास कोई विकल्प नहीं था, हमने उस टैक्सी को हायर किया। नॉर्मल रेट से कई गुना ज़्यादा था और उस टैक्सी को लेकर हम आगे बढ़ते हैं। अपनी रिपोर्टिंग हम शुरू कर देते हैं इस बीच में, ताकि तुर्की से जो हमें सूचना मिल रही थी, जो अधिकारी दे रहे थे, क्या हालात हैं, कितना रेस्क्यू किया है, कितने लोगों को निकाला गया है, वो जानकारी देते देते हम आगे बढ़ रहे थे। हमारा रास्ता जब हम इस्तांबुल से आगे बढ़े, बहुत तेज़ बर्फबारी हो रही थी, शीशे पर भी बर्फ़ आकर एक परत जम जा रही थी। ड्राइवर किसी तरह से अपनी गाड़ी चला रहे थे। तो पहले तो हमें अडाना जाना था, जो कि सेफ इलाका था, जहाँ से ये सारे भूकंप प्रभावित इलाके लगभग 100 किलोमीटर या 200 किलोमीटर की दूर पर थे। लेकिन जो हमारे ड्राइवर थे मिस्टर एर्च, वहाँ पर उन्होंने हमें सुझाव दिया कि आप अडाना से एपिसेंटर नहीं पहुँच पाएंगे, आपको सीधे एपिसेंटर चलना चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है, आप लेकर चलिए। हम सीधे एपिसेंटर कहरमामारश के लिए रवाना हुए। मुझे याद आ रहा है हम सुबह 7 बजे इस्तांबुल से निकले थे बाई रोड और रात तकरीबन
12 या 12:30 बजे तुर्की के स्थानीय समय अनुसार हम कहरमामारश पहुंचे। और जब कहरमामारश पहुंचे वहां देखकर ऐसा लग रहा था कि सब कुछ तबाह है, कुछ नहीं बचा है, सारी बिल्डिंग्स गिरी पड़ी है। चीखने की आवाज़ थी, रोने की आवाज़ थी, लोग अपनों को तलाश रहे थे। रात में भी मलबे से हटा हटा कर जहाँ पर रेस्क्यू चल रहा था लोग खड़े हुए थे, एकटक निगाह से उनको देख रहे थे कि शायद उनके अपने वहाँ से जिंदा निकल सके। रात ज़्यादा हो चुकी थी। हमने ऑफिस में बोला था कि वहाँ कोई होटल चेक कर ले, तो ऑफिस ने एक होटल बुक भी किया था हमारे लिए। हम गूगल मैप के सहारे उस होटल तक पहुँचे, लेकिन हमें दिखाई दिया उस होटल में भी भूकंप की दरारें थी, वो होटल बंद था। अब हमारे सामने कोई विकल्प नहीं था, रात ज़्यादा थी, हम कोई ज़्यादा खबर भी शूट नहीं कर सकते थे। तो हम एक राहत शिविर में गए, वहाँ से हमने 2 कंबल मांगे और अपने ड्राइवर के साथ, कैमरामैन एस जयदीप के साथ हम उसी एपी सेंटर पर, उसी गाड़ी में खुले मैदान के पास वो गाड़ी को पार्क करके उसकी सीट पर सोए। सुबह 6 बजे तक हमने किसी तरह से नींद पूरी की। एक कंबल था, ठंडी लग रही थी क्योंकि टेम्परेचर -8 था, लेकिन हमने उसको मैनेज किया। सुबह उठकर जब हम क्योंकि बगल में सब कुछ गिरा हुआ था, जब हम पहुँचे तो सबसे पहली तस्वीर जो हमें दिखाई पड़ी बहुत भावुक करने वाली थी। एक 6 या 7 साल की बच्ची अंदर फंसी हुई थी, उनके दादा बाहर खड़े हुए थे। एक टेडी बियर उसी बच्ची का मलबे के पास पड़ा हुआ था। उसके दादा उस टेडी बियर को दिखाकर हमें बता रहे थे कि मेरी बच्ची का है, मेरी पोती का है, और वो अंदर फंसी हुई अपने पिता के साथ। जो दादा थे उस बच्ची के, उनके आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। हम उनके शब्दों को ज़्यादा नहीं समझ पा रहे थे, वो तुर्किश भाषा का प्रयोग कर रहे थे, लेकिन हम उनके भाव को बहुत अच्छे से समझ रहे थे। वो बता रहे थे कि किस तरह से उनकी बच्ची है, अंदर फंसी हुई, वो बार बार इशारा कर रहे थे। फिर थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, लोग लाइन से फुटपाथ पे सोए हुए थे, कोई उन्हें सुविधा नहीं मिली हुई थी, और जिन्हें सुविधा मिली भी थी वो भी उस जगह को छोड़कर नहीं जा रहे थे क्योंकि उनके लोग अंदर फंसे हुए थे। वो उनको जिंदा देखना चाहते थे, इसीलिए वो उस जगह को नहीं छोड़ रहे थे। और आगे बढ़ते हैं, एक महिला आती है, कहती है कि मेरे मोबाइल पे मुझे एक मैसेज आया है और मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा बेटा जिंदा है, वो इस मलबे में फंसा हुआ है। वो रेस्क्यू टीम से कह रही थी कि आप इन्हें बचाइए, निकालिए। हमारे पास भी आई, हम भी उनकी भाषा नहीं समझ पा रहे थे। हमारे ड्राइवर ने गूगल ट्रांसलेट के माध्यम से ट्रांसलेट करके बताया कि ये बता रहे कि इनका बेटा फंसा हुआ है, आप रेस्क्यू टीम से कहिए उसे मलबे से निकाले। तो हमने रेस्क्यू टीम को कन्वे किया, वहाँ पे रेस्क्यू शुरू हुआ। फिर हम आगे जब बढ़ते हैं, देखते हैं कि कहीं किसी का पैर दबा हुआ दिख रहा है, किसी के हाथ का एक हिस्सा दिख रहा है, किसी के कमर का हिस्सा दिख रहा है। कुछ इसी तरह की स्थिति वहाँ पर देखकर ऐसा लग रहा था कि चारों तरफ मातम है, कुछ भी नहीं बचा था कहरमामारश में। और फिर जब हम ये शूट कर लेते हैं 10, 11, 12 बज जाता है, क्योंकि जाहिर तौर पर हमने पिछले दिन से यात्रा शुरू की थी, हमें भूख भी बहुत तेज़ लगी थी, क्योंकि कोई खाने का ऑप्शन नहीं था हमारे सामने, क्योंकि शाकाहारी होने के कारण वहाँ पर सिर्फ ब्रेड मिल पाता था, फल मिल सकते थे हमको कुछ, लेकिन वहाँ फल भी बहुत कम उपलब्ध थे, और या फिर कुछ ड्राई फ्रूट्स हमको मिल सकते थे। हालांकि आसपास हमें सिर्फ पानी की बॉटल्स और थोड़ी जूस की बॉटल्स मिली, तो हमने उससे अपना काम चलाया, आगे काम पर बढ़े। और ऐसी तस्वीर हमको पूरे रास्ते में दिखाई पड़ी। हम गाजियान्टेप पहुँचे। गाजियान्टेप में भी हमने देखा लोग टेंट के बाहर सोए हुए हैं, मलबा निकाला जा रहा है, लोग रोते हुए उस मलबे के पास खड़े हैं। वहाँ पर मैंने एक बहुत भावुक करने वाली तस्वीर देखी। एक माँ अपनी छोटे से बच्चे को खाना खिला रही है, उस उम्मीद के साथ कि शायद आने वाला दिन अच्छा हो, उसको सांत्वना दे रही है, उनको समझा रही हैं। वहाँ गाजियान्टेप से जब हम आगे बढ़ते हैं, हम नूरदा, एक और जो तुर्की में एपी सेंटर रहा है इस भूकंप का, तो वहाँ पर जब हम जाते हैं, रास्ते में देखते हैं पूरा हाईवे फटा पड़ा है, हाईवे में बहुत ज़्यादा दरारें हैं। और जैसे हम हाईवे पर वहाँ गाड़ी रोकते हैं, बगल में एक गांव था, वहाँ के 2-3 बुजुर्ग हमें इशारा करते हुए हाथ देकर बुलाने लगे कि आप आइए आइए, हमारी तरफ आइए। हम बस इशारा ही उनका समझ रहे थे, उनके भाव को समझ रहे थे। हम उनके पास गए तो मुझे एक शख्स मिले जिनके पूरे सिर पर पट्टी बंधी हुई थी और हाथ पे प्लास्टर लगा हुआ था। उन्होंने मुझे कुछ इशारा करके ही बताया कि जब ये भूकंप आया वो अपने घर के नीचे सो रहे थे, पूरा घर उनका गिर चुका था। उनका एक शब्द मैं समझ पाया था कि अल्लाह की रहमत थी, ऐसा कुछ एक उनका शब्द था। तो मैं समझा कि भगवान को शुक्रिया कर रहे हैं कि इनकी जान बची, लेकिन मैं देख रहा था उनके सिर पे चोट लगी थी, हाथ पे चोट लगी थी। कुछ और लोग अगल बगल के बुला रहे थे कि उन्हें सुविधा नहीं मिल पा रही है, सरकार यहाँ चीज़ें नहीं पहुँचा पा रही है। तो ऐसे ही हालात हम देखते देखते और आगे बढ़ते हैं, नूरदा में जाते हैं तो वहाँ पूरा शहर तबाह था।
गलियों में ऐसा सन्नाटा दिख रहा था कई जगह पर जैसे यहाँ पर कभी कुछ रहा ही नहीं है। कुछ गलियों में जहाँ रेस्क्यू चल रहा था वहाँ रोने की आवाज़ इतनी ज़्यादा थी कि आपको लगेगा कि इस पूरे शहर में मातम पसरा हुआ है। मेरे सामने कुछ डेड बॉडीज़ निकलती हैं, लोग थोड़ी देर के लिए मौन रख रहे थे, फिर क्योंकि जिनके अपने खो रहे हैं उनके दर्द को बयां कर पाना शब्दों में बहुत मुश्किल है। हमने कई लोगों को देखा जो कई दिनों तक इंतज़ार कर रहे थे वहाँ से, क्योंकि तीसरा दिन था, ये चौथा दिन था जिस दिन हम वहाँ पर ये रिपोर्टिंग कर रहे थे, तो हालात बहुत ख़राब थे। फिर वहाँ हमने देखा कि एनडीआरएफ जो भारत की है वो पहुंची हुई है, ऑपरेशन दोस्त चला रही है, एक बच्ची को निकालने का वो भी पूरा प्रयास कर रही थी, पूरी टीम लगी हुई थी। तो ये नूरदा का पूरा हमने एक दिन का हालात देखा। फिर नूरदा से हम गाजियानटेप दोबारा पहुंचे और गाजियानटेप में आज हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि जो हमारी कैमरा बैटरी है और जो टीवीयू है इसको चार्ज कैसे करें, क्योंकि ये डिस्चार्ज हो चुका था। होटल ऑफिस वाले लगातार बुक कर रहे थे और हम भी प्रयास कर रहे थे। जो भी होटल बुक करते थे वो हमारी बुकिंग काउंटर पे पहुंचने पे कैंसिल कर देते थे, मना कर देते थे कि आज होटल में कोई जगह खाली नहीं है। कुछ होटल असुरक्षित थे तो उन्होंने अपना होटल बंद कर रखा था। आज भी हमारे सामने गाड़ी में सोने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, लेकिन चुनौती ये थी कि अगले दिन हम अपना कवरेज कैसे करेंगे, क्योंकि हमारे कैमरे की बैटरी डेड हो चुकी है, टीवीयू की बैटरी डेड हो चुकी है। तो ऐसी स्थिति में चार्ज करना बहुत ज़रूरी था। तो हम एक होटल में पहुंचे, तो हमने उनसे रिक्वेस्ट किया कि आप हमें लॉबी यूज़ करने दीजिए, तो उन्होंने हमें हमारे रिक्वेस्ट पर उस लॉबी को यूज़ करने दिया। तो हमारे कैमरामैन एस जयदीप पूरी रात वहाँ एक सोफे पे बैठकर कुछ पॉइंट्स के सहारे एक बैटरी चार्ज कर पाए कैमरे की और टीवीयू की बैटरी चार्ज की उन्होंने। तो इस तरह से हमने अगले दिन का शूट मैनेज किया। मैं गाड़ी में सोया, फिर से होटल के बाहर ही हमने गाड़ी पार्क कर ली थी। और आज हमने 2 कंबल और मांग लिए थे क्योंकि ठंडी ज़्यादा लग रही थी, टेम्परेचर उतना ही था। तो इस तरह से हमने अपनी रात बिताई और आज भी हमें खाना नहीं मिल पाया था क्योंकि शाकाहारी होने के नाते बहुत ऑप्शन नहीं थे वहाँ पर। तो कुछ फल, जूस, चाय, इसके सहारे ही हमने आज का भी अपना दिन निकाला। अगली सुबह हम जब गाजियानटेप से बढ़ते हैं तो सीधे हम पहुंचते हैं इस्कंदरिन वो इलाका है जहां पर भूकंप आया था। और यहाँ पर भारतीय सेना की जो मेडिकल टीम थी उन्होंने अपना एक कैंप बनाया हुआ था, एक फील्ड हॉस्पिटल बनाया था जहाँ पर तुर्की में भूकंप प्रभावित जो लोग थे, जो घायल लोग थे, उनका इलाज किया जा रहा था, बड़ी सर्जरी की जा रही थी, सारे इक्विपमेंट्स इस अस्पताल में मौजूद थे। एक स्कूल को उन्होंने हॉस्पिटल में तब्दील किया था। हम जब वहाँ पर पहुँचते हैं, तस्वीरें देखते हैं, तुर्की के लोग वहाँ पर भारतीय सेना की मदद कर रहे थे, ट्रांसलेटर वहाँ पर मौजूद थे, स्थानीय लोग पहुँच गए थे ताकि लोगों को दिक्कत ना हो। भारतीय सेना के जो जवान थे वो लोगों को गाड़ी से उतार कर अंदर कमरे तक ले जा रहे थे जहाँ उनका इलाज करना था। वहाँ मेजर वीना तिवारी से मुलाकात हुई। एक वो तस्वीर जो काफ़ी वायरल हो रही थी, सभी ने देखी होगी, कि एक तुर्की की स्थानीय महिला को एक विश्वास के साथ मेजर वीना तिवारी ने गले लगाया और ये भरोसा दिलाया कि भारत इस मुश्किल की घड़ी में तुर्की के साथ खड़ा है। तो मेजर वीना तिवारी से हमने उस तस्वीर के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि बहुत ही ऐसी कोई प्लानिंग की तस्वीर नहीं थी, अचानक से तस्वीर खिंच गई क्योंकि लोगों का ये भरोसा था भारत के प्रति कि हम उनकी मदद कर रहे हैं, हम उनका इलाज कर रहे हैं, हम उनको ठीक कर देंगे। हमने देखा कि वहाँ पर पूरी टीम भारतीय सेना की लगभग संख्या 90 के आसपास रही होगी। तो उन्होंने सब कुछ वहाँ पर मैनेज किया हुआ था, लोगों को अच्छा इलाज दे रहे थे, लोग थैंक यू का कार्ड भारतीय सेना को देकर जा रहे थे। ऊपर भारत का झंडा लगा था, ऑपरेशन दोस्त भारत ने इसको नाम दिया था। और जब हमने ये पूरी स्टोरी कवर की, भारतीय सेना ने हमसे पूछा, क्योंकि उन्हें पता था कि 3-4 दिन से हम लोग यहाँ पर हैं, तो पहला जो हमें थोड़ा खाना मिल पाया शाकाहारी, वो भारतीय सेना के सौजन्य से मिल पाया। उन्होंने हमें दाल चावल ऑफ़र किया, पीछे उनका खाना बन रहा था, तो हम लोगों ने वहाँ पर पहली बार खाना खाया, दाल चावल मिला था। फिर वहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। इस्कंदरिन के जो प्रभावित इलाके थे जहाँ पर तबाही आई थी, वहाँ की स्थिति को हमने देखा, वहाँ पर हमने शूट किया। कुछ लोगों ने हमसे बातचीत की जो बता रहे हैं कि उनके चाचा अंदर फंसे हुए हैं। और ये मेरे ख्याल से 5वां दिन था, 6 तारीख को भूकंप आया था, 10 तारीख की बात है। तो 10 फरवरी को 5 दिन बीत चुके थे, लेकिन लोग अभी तक अपनी आशा नहीं खो रहे थे, उम्मीद नहीं खो रहे थे। उनको ये पता था कि शायद उनके अपने इस मलबे से बाहर जिंदा निकल आएँ। वो बता रहे थे कि उनके चाची की डेथ हो चुकी है, लेकिन चाचा अंदर फंसे हुए हैं। और वो ये भी बता रहे थे कि बहुत उम्मीद है कि शायद ज़िंदा निकल आएँ। हम जब इसको कवर करके आगे बढ़ रहे थे तो कई चुनौतियाँ इस बीच भी आ रही थी, क्योंकि हमें कुछ पुलिस वालों ने रोका,
हमसे एक्रेडिटेशन कार्ड मांगा कि क्या आपके पास यहाँ पर एक्रेडिटेशन कार्ड है या नहीं है, क्योंकि हमारे पास नहीं था। हमने अप्लाई किया था, अप्रूवल हुआ था, पर इस भूकंप के चलते उनका ऑफिस कहाँ पर था ये हमें पता नहीं चल पा रहा था, इसलिए हमने उस कार्ड को नहीं लिया था। तो कई बार इस तरह की परेशानियाँ आई। पुलिस भी रोकती है आपको ऐसे कवरेज के दौरान, आपसे आपका पहचान पूछती है, आपसे तमाम कागजात मांगती है। तो उनको हमने कन्वे किया, हमने उनको अपने भारतीय आई कार्ड दिखाए, वीज़ा की कॉपी दिखाई, पासपोर्ट दिखाया, फिर उन्होंने हमें वहाँ से आगे जाने दिया वेरीफाई करने के बाद। जब इस्कंदरीन से हम आगे बढ़ते हैं तो जो सबसे खतरनाक, जिसे आप कह सकते हैं भूकंप का जो इलाका था, वो अंताक्या था। ये सीरिया बॉर्डर से सटा हुआ इलाका था, ये हताया इलाके में आता है। अंताक्या में आपको कुछ भी बचा हुआ नहीं दिखेगा, सब कुछ तबाह था, चाहे वो सड़क हो, दुकान हो, मकान हो, स्कूल हो या कुछ भी हो, वहाँ सब कुछ खत्म था। लोग सिर्फ वहाँ, हमें लोगों के रोने की आवाज़ आ रही थी। और जब हम एक जगह पर पहुँचे तो एक लगभग 32-33 साल की एक बेटी रही होगी, जिनका एक परिवार का सदस्य कौन था ये हमें नहीं पता चल पा रहा था, अंदर फंसा हुआ था। उसकी आवाज़ थोड़ी सी अंदर से आ रही थी, मलबे के अंदर से। 5वां दिन था और उस आवाज़ के आधार पर जो रेस्क्यू टीम थी तुर्की की या और देशों की, उन्होंने स्नाइपर डॉग को अंदर भेजा। उसने ये कंफर्म किया कि अंदर ये व्यक्ति जिंदा है। मैंने देखा वो लड़की इतनी तेज़ दौड़ती हुई अपने परिवार वालों के पास गई, लगभग 1 किलोमीटर दूर दौड़ती हुई, यह बताने के लिए ये उसकी जो होप थी वो कहीं ना कहीं सच साबित हुई कि उनके परिवार के लोग जिंदा हैं, उनको किसी भी वक्त बाहर निकाला जा सकता है। वो दौड़ के अपने परिवार के लोगों को लेकर उस जगह पर पहुंची और रेस्क्यू हुआ, उस व्यक्ति को बाहर निकाला भी गया। तो कई चमत्कार भी हमने इस दौरान देखे। अंताक्या में फिर हमने एक तस्वीर देखी, पहुँचे, लाइन से कारें खड़ी हुई थी और ये कार लोगों के लिए घर बने हुए थे। उसमें उनका पूरा सामान था, खाने पीने का, रहने का, कपड़े, क्योंकि वो पिछले 5 दिनों से सड़क किनारे फुटपाथ पे इन्हीं कारों में वो भी अपनी ज़िंदगी बिता रहे थे। और उसमें कुछ लड़कियां हमें मिली, उन्होंने बताया कि हालात मुश्किल हैं, डर लग रहा है, हम कहाँ जाएंगे, अब हमारे सपने ख़त्म हो गए हैं, दोबारा हमारा घर हमको नहीं मिल पाएगा और कब बनेगा ये भी नहीं पता है, हमारा जीवन कब तक ऐसे सड़कों पर बीतेगा नहीं पता है। बताते बताते लोग भावुक हो जा रहे थे, क्योंकि जिसका घर बार ख़त्म हो, परिवार के लोग ना मिल रहे हों, उनके दुख के आगे आप क्या सवाल पूछेंगे। उनके जो शब्द थे, जो आंसू थे, वही सब कुछ बयां कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं, हम अंताक्या को देखते हुए वापस आते हैं। तो 10 की रात हम अपना सेंटर अडाना बनाते हैं, जो तमाम देशों के लिए एक कंट्रोल रूम बना हुआ था। जो भी देश के लोग वहाँ पहुँच रहे थे मदद के लिए, अडाना से ही ऑपरेट कर रहे थे। तो 10 की रात हमें अडाना में एक होटल मिला, वहाँ पर हम रुके और फिर अडाना में रुकने के बाद हम दूसरे इलाकों में वहाँ से पहुँचना हमने शुरू किया। हम वहाँ से अगले दिन सीरिया बॉर्डर के लिए गए, जो तुर्की सीरिया का बॉर्डर था, आखिरी पॉइंट था। काफ़ी दूर था, ये किलिस होते हुए जाना था। इस रास्ते में भी हमें एक शहर मिला जिसका पूरा हाईवे पूरी तरह से ख़त्म था और ये सीरिया को जोड़ने वाला बॉर्डर स्टेट का इनका रोड था। और जब हम वहाँ पर पहुँचे तुर्किया सीरिया बॉर्डर पर, तो सीरिया की तरफ से कुछ लोग तुर्की में आ रहे थे, क्योंकि इस भूकंप से तुर्की और सीरिया दोनों प्रभावित हुए थे। सीरिया के लोगों की गवाही सामने नहीं आ पा रही थी, क्योंकि सीरिया में विद्रोही गुट सक्रिय थे, आतंकवादी गुट सक्रिय थे। इस वजह से बहुत ज़्यादा मदद सीरिया के लोगों तक नहीं पहुंच पा रही थी। सीरियाई सरकार के भी तमाम तरह के सैंक्शन थे, तो जो दुनिया मदद करना चाहती थी सीरिया को, वो तमाम कारणों से उन तक मदद नहीं पहुंच पा रही थी। तो हमने कोशिश की कि जो लोग सीरिया से आ रहे हैं उनसे बातचीत करें। तो उसमें से हमें 2-3 लोग अंग्रेज़ी में बात करने वाले मिले। उन्होंने बताया कि सीरिया में हालात बहुत ख़राब हैं, ख़ासतौर पर इदलिब और एलेप्पो जैसे शहर में। वहाँ पर लोग अभी भी मलबों में फंसे हुए हैं, कोई रेस्क्यू नहीं चल पा रहा है। लोगों को, परिवार के लोगों को कोई खाने पीने का सामान नहीं मिल पा रहा है, गर्म कपड़े नहीं मिल पा रहे कि ठंडी से बच पाए। सीरिया की तरफ लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहते थे जो लोग वहाँ से आ रहे थे। संकट की घड़ी में भारत तुर्की के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी उन लोगों ने अपील की कि संकट की घड़ी में वो उनकी मदद करें। हालांकि भारत ने तुर्की के साथ साथ सीरिया को भी ऑपरेशन दोस्त के तहत लगातार मदद भेजी थी और इस बात को लेकर सीरिया के लोगों ने धन्यवाद भी किया। तो हमने जब सीरिया के लोगों से बातचीत की तो हमें समझ में आया कि सीरिया
जो कि ना मैंने देखा है ना दुनिया देख पा रही है। वहाँ पर हालात बहुत ज़्यादा खराब है और वहाँ की स्थिति भी हमने अपने दर्शकों को बताई। अब जब हम सीरिया बॉर्डर से लौट रहे थे 11 तारीख की शाम को, हमें लगभग 8 या 9 बज गया था, तो हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती रास्ते में हमारी गाड़ी ख़राब हो गई, जो टैक्सी हमने हायर की थी, और इसमें आग धुआं सा निकल रहा था और वो गाड़ी बीच रास्ते में रुक गई। हमारे सामने कोई विकल्प नहीं था क्योंकि जो हमारा होटल अडाना था वो लगभग उस लोकेशन से, जब हम सीरिया बॉर्डर से लौट रहे थे, 200 किलोमीटर के आसपास था, और 200 किलोमीटर हम कैसे जाएंगे, कोई शहर चल नहीं रहा था, चारों तरफ तबाही थी, भूकंप था। तो काफ़ी देर तक संघर्ष करने के बाद जो हमारे स्थानीय ड्राइवर थे उन्होंने कहीं से एक टैक्सी को अरेंज किया, एक टैक्सी आई और हम रात लगभग 1:30 या 2 बजे के आसपास दोबारा अडाना पहुँचे। और फिर अगले दिन हमें तैयार होकर निकलना था और इस दौरान हमें कोई खाना नहीं मिल पा रहा था। आखिरी बार जो हमने खाना खाया था वो भारतीय सेना के बेस कैंप में खाना खाया था। अब 12 तारीख की सुबह हम फिर निकलते हैं। हम यहाँ से जाते हैं आपका एक बार फिर से नूरदा की तरफ। नूरदा वो जगह है जहाँ पर हम पहले पहुँचे थे, एपिसेंटर था। यहाँ पर हमने आज ऑपरेशन दोस्त का एक बड़ा स्वरूप देखा, कैसे एनडीआरएफ की टीम सब कुछ अपना दांव पर लगाकर लोगों को बचाने के लिए संघर्ष कर रही थी। इस वक्त हमें एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी, मैं कहानी नहीं कहूँगा, एक सच्ची घटना थी, दर्दनाक घटना थी, इसको हमें सुनने को मिला। एनडीआरएफ के कमांडर गुरमीत सिंह ने मुझे बताया कि एक 6 साल की बच्ची बेरन को एनडीआरएफ के जूली और रोमियो ने बचाया। जूली और रोमियो स्नाइपर डॉग हैं एनडीआरएफ के, बहुत ही प्रशिक्षित हैं। इनकी उम्र 6 साल थी और उस बच्ची की उम्र भी 6 साल थी। वो बच्ची 80 घंटे से मलबे के अंदर फंसी हुई थी। जब उस बच्ची के प्रेजेंस को, उसके सांस चल रही है, जिंदा होने की खबर जूली ने दी, रोमियो को भेजा गया, कंफर्म हुआ। तो जब एनडीआरएफ के लोग अंदर पहुंचे तो उन्होंने देखा बेरन की माँ ने अपनी बच्ची को अपने नीचे ऐसे करके छिपा कर रखा था ताकि जो मलबा आए, पत्थर गिरे, वो माँ के ऊपर गिरे और बच्ची सेफ रह जाए। तो आप सोचिए माँ की ममता इस भूकंप के वक्त भी किस कदर थी कि वो अपनी बच्ची की जान आखिरी वक्त तक बचाने का प्रयास करती रही। और उस 6 साल की बच्ची बेरन के परिवार में कोई नहीं बचा, लेकिन वो 6 साल की बच्ची को एनडीआरएफ की टीम ने बचाया और तुरंत संयोग से उस वक्त ऊपर एक हेलीकॉप्टर मंडरा रहा था। उस हेलीकॉप्टर से उस बच्ची को रेस्क्यू करके सुरक्षित एक अस्पताल में पहुंचाया गया, जहां उस बच्ची का इलाज भारतीय सेना के जो फील्ड हॉस्पिटल बना था वहां पर किया गया और वो बच्ची आज जिंदा है, सांसें ले रही है। इसके अलावा एनडीआरएफ की टीम ने हमें तमाम लोकेशन दिखाई, तमाम चीज़ें बताई, कैसे लोगों को निकाल रहे हैं। और मैं एनडीआरएफ कैंप में भी पहुंचा। इस दौरान मैंने देखा कि भारतीय जो एनडीआरएफ टीम पहुंची वो भी बहुत चुनौतियों के बीच में वहां रह रही थी। वहां के लोग, जब हमें एनडीआरएफ के लोगों ने बताया कि उन्हें भारत से सूचना मिली कि तुरंत पहुंचना है 6 तारीख को, रातों रात उन्होंने पूरी तैयारी की। किसी ने आगरा एयरबेस से उड़ान भरी, किसी ने गाजियाबाद के हिंडन से उड़ान भरी और लोगों को, एनडीआरएफ की टीम को भी मात्र 1 घंटे का नोटिस मिला था कि आपको जाना है। कई लोगों ने अपनी छुट्टियां कैंसिल की। ये एनडीआरएफ की टीम पहुंची और इन्होंने रातों रात यात्रा की। इनकी फ्लाइट को भी, इनके जहाज को भी अडाना में उतरने की परमिशन नहीं मिल पा रही थी क्योंकि उस वक्त पूरा एयरपोर्ट भरा हुआ था, पार्किंग नहीं थी। तो लगभग 150 किलोमीटर रात में यात्रा करके रातों रात स्पॉट पर एनडीआरएफ की टीम पहुंची और रेस्क्यू में रातों रात जुट गई। तो भारत के एनडीआरएफ ने जो काम वहां पर किया ऑपरेशन दोस्त के तहत, भारतीय सेना ने फील्ड हॉस्पिटल के तहत जो काम किया, उसका असर हमने तुर्की में महसूस किया। तुर्की की जनता लगातार भारत की तारीफ कर रही थी संकट की घड़ी में, क्योंकि भारत न सिर्फ एनडीआरएफ की टीम रेस्क्यू दे रही थी, अस्पताल मौजूद था भारतीय सेना का, बल्कि राहत सामग्री बहुत बड़े पैमाने पर लगभग 6 खेप भारत की तरफ से राहत सामग्री तुर्की में भेजी गई। तो लोगों के बीच में एक आशा थी कि भारत यहाँ पर हमारी मदद कर रहा है और लगातार भारत की तरफ से वहाँ पर रेस्क्यू टीम की तरफ से मदद की भी जा रही थी। वहाँ पर हम जब नूरदा से आगे बढ़ते हैं तो वापस अडाना आते हैं और एनडीआरएफ के कैंप में हमें जो कमांडर थे गुरमीत सिंह, उन्होंने भी हमें एक बार खाना ऑफर किया कि हमें पता है कि आप लोग यहाँ पर घूम रहे हैं, शायद आपको खाना मिला हो या ना मिला हो। तो उन्होंने हमें वहाँ पर छोले और चावल खिलाए थे, एनडीआरएफ की टीम ने अपनी टीम के लिए बनाए थे। तो मैं और मेरे कैमरामैन ने थोड़ा सा खाना वहाँ पर खाया और फिर वहाँ से हम आगे बढ़ते हैं, वापस अडाना पहुँचते हैं और अगले दिन फिर हम जाते हैं कहरमा मारश की तरफ, जो एपी सेंटर था। अब हम देखते हैं इंडस्ट्रियल जो एरिया था पूरा, सब कुछ खत्म था।
इंडस्ट्री को भी बड़ा नुकसान हुआ था, फैक्ट्रियां गिरी हुई थी, लोग आकर बहुत भावुक नज़रों से गला भरा हुआ था, नुकसान को देख रहे थे कि अब कैसे हम दोबारा पटरी पर आएंगे। अर्थव्यवस्था को बड़ा नुकसान पहुंचा था। वहाँ से गाजियान्टेप की तरफ जाते हैं, न सिर्फ रिहायशी इलाकों को नुकसान पहुंचा, फैक्ट्री को भी तो नुकसान पहुंचा। वहाँ के जो प्राचीन और ऐतिहासिक स्थल थे वो भी इससे नहीं बचे भूकंप से। गाजियान्टेप कैसल जो था, जो एक प्राचीन रोमन काल का किला था, वो भी लगभग आधा टूट चुका था, उसके पत्थर नीचे गिरे हुए थे। लोग वहाँ पर कैंप लगाकर रह रहे थे। कई बच्चे वहाँ पर हमको मिले, कई लोग मिले जो बता रहे थे कि अब कहाँ जाएंगे। सबके दर्द एक जैसे थे। हम भाषा की दिक्कत ज़रूर थी, लेकिन दर्द का, दुख का कोई शब्द नहीं होता है, वो आप भाव से उनके समझ सकते हैं। और इशारों से, उनके भाव से जितना हम समझ पा रहे थे, उनके मन में यही था कि हमारा भविष्य क्या होगा, हमारा कल क्या होगा, अब हम आगे कैसे रहेंगे। गाजियान्टेप से वापस आते हैं, अगले दिन कुछ और इलाकों में जाते हैं। तो कुल मिलाकर जब आप इस पूरे तुर्की की यात्रा को देखेंगे एक रिपोर्टर के तौर पर, तो हमारे लिए एक चुनौती भरा था। हमें ये नहीं पता था कि हमारी रात अगली कैसी बीतने वाली है, हमें खाना मिलेगा या नहीं मिलेगा। और ये लगभग हमारा 10 दिन का कवरेज था, और 10 दिन के दौरान हमें भूकंप प्रभावित क्षेत्र में मात्र 2 दिन खाने को मिला था। बाकी समय हम पानी, जूस, फल में कुछ सेब मिल जाता था, कहीं संतरा मिल जाता था। और मैं भारत से पार्ले जी बिस्किट लेकर गया था। तो रात में जब, क्योंकि फ्रूट्स और जूस से पेट तो भरने वाला नहीं है, तो रात में जब ज़्यादा भूख लगती थी तो हम लोग पार्ले जी बिस्किट, मैं और मेरे कैमरामैन, खा लेते थे। और सुबह यहाँ होटल में कुछ जो थोड़ा नाश्ता मिलता था, उसमें हमारे पास ऑप्शन बहुत लिमिटेड था, जिसमें थोड़ा खीरा मिल जाता था, टमाटर मिलता था और ब्रेड मिलता था बटर के साथ में। यही इतना वेजिटेरियन का ऑप्शन था। तो सुबह नाश्ता हम इसी तरह से अपना करके निकलते थे। तो हालात अच्छे नहीं थे, पर हमें लोगों का दुख दर्द पूरी दुनिया तक पहुंचाना था, अलग अलग देशों तक पहुंचाना था, ताकि तुर्की के लोगों की मदद हो सके। तो हम अपने इस लक्ष्य को लेकर पहुंचे थे कि हमारे दर्शकों तक, जिम्मेदार लोगों तक, जो तमाम सरकारें हैं दुनिया की, उन तक तुर्की की ताज़ा तस्वीरें, वहाँ के हालात, लोगों के दर्द, उनको कितनी मदद की ज़रूरत है, किस प्रकार की मदद चाहिए, यही दिखाना हमारा मकसद था। और इसीलिए हम तुर्की में तमाम चुनौतियों के बीच भी अपना काम करते रहे और आप तक खबर पहुँचाते रहे, जिम्मेदार लोगों तक खबर पहुँचाते रहे। और वापस लौटते वक्त जब हमारी वापसी थी, तो जब मैं इस्तांबुल पहुंचा, दोबारा अडाना से लगभग 1200-1300 किलोमीटर यात्रा तय करके, तो इस्तांबुल में हमें कुछ हिंदी बोलने वाले लोग मिले जो स्थानीय लोग थे। उन्होंने जो बताया भारत के बारे में, उसे सुनकर हमें बहुत अच्छा लगा। उन्होंने कहा आई लव इंडिया, और हिंदी में उन्होंने बताया कि बॉलीवुड पसंद करते हैं, भारत ने जो मदद की इस संकट की घड़ी में, उस वजह से भारत को हम लोग सैल्यूट करते हैं। तो हमें इस्तांबुल में आकर लगा कि भारत का ऑपरेशन दोस्त तुर्की की आम जनता के बीच में काफ़ी चर्चित रहा। तुर्की के साथ भारत का बहुत दोस्ताना संबंध नहीं रहा, क्योंकि तुर्की का जो रुझान था वो पाकिस्तान के साथ ज़्यादा रहता था। लेकिन इसके बावजूद भी जब मानवीय मदद की बात आती है, मानवीय पहलू की बात आती है, तो भारत ये नहीं देखता है कि किसके साथ संबंध अच्छे हैं या नहीं है, वो मदद करता है। नागरिकों की मदद थी इसमें, और भारत ने तुर्की के आम नागरिकों की मदद की जो इससे प्रभावित थे, और इसका हमें वहाँ पर काफ़ी पॉजिटिव रुझान भी देखने को मिला। तुर्की की 2 तस्वीरें मैं नहीं भूल पा रहा हूँ, और ये 2 तस्वीरें मल्टीपल तस्वीरें भी रही हैं। किसी एक पर्टिकुलर केस की बात नहीं करेंगे इसमें, लेकिन पर्टिकुलर केस से और भी केस इसमें जुड़े हुए हैं। पहला, वो 7 साल की बच्ची जो अपने पिता के साथ मलबे में फंसी हुई थी कहरमा मारश में, उसका टेडी बियर बाहर मलबे में फंसा हुआ था। उसके दादा की आंखों में आंसू थे, और शायद, मैं कंफर्म नहीं हूँ, मैंने जो वहाँ पर देखा, शायद वो बच्ची हमारे बीच में नहीं रही। वो उस बच्ची के शव को बाहर लेकर जाया गया, और दादा की आंखों में काफ़ी ज़्यादा आंसू थे। ये तस्वीर मैं नहीं भूल पा रहा हूँ। दूसरी तस्वीर, जिस 6 साल की बच्ची बैरन को एनडीआरएफ की टीम ने बचाया, वो तस्वीर मेरे दिमाग से नहीं जा रही, क्योंकि जिसके माता पिता की डेथ हो गई हो, जिसके भाई बहन की डेथ हो गई, और 6 साल की छोटी बच्ची कैसे अपना भविष्य आगे बढ़ाएगी, कहाँ रहेगी, किसके सहारे रहेगी, कौन उसकी मदद करेगा। और वो इतनी छोटी उम्र में है, शायद उसको ये घटना याद भी ना रहे जब वो बड़ी हो, तो उसको बताने वाला भी शायद उसका कोई ना बचा हो।
ये एक बैरन की कहानी नहीं है, ऐसी कहानी क्योंकि हम कुछ लोगों तक पहुंच पाए थे, ऐसे अलग अलग जिस परिवार में एक बच्चा बचा है उसके ऊपर क्या बीतेगी, ये एक बहुत, इस चीज़ को हम नहीं भूल पा रहे। अभी भी भारत में जो भी हमसे तुर्की के अनुभव के बारे में पूछता है तो हम उनको ये दो चीज़ें ज़रूर बताते हैं जो हमारे दिमाग से नहीं उतर पा रही हैं। और तीसरा जो हमारी चुनौतियाँ थी एक रिपोर्टर के नाते, वो हम हर जगह उन चुनौतियों को सामना करते हैं, चाहे हमें गाड़ी में सोना हो, वो भी हमारे लिए एक तरह से ये था कि हमें लोगों तक खबर जल्दी पहुंचानी है, तस्वीरें जल्दी पहुंचानी हैं। तो इन चुनौतियों के बीच में काम करना भी एक नया अनुभव था हमारे लिए। यहाँ से फ़ोन आ गया कि एक लाइव लेना है। इतनी ठंड थी, हाथ पैर सब काँप रहे थे। तब मैंने कहा कि कैमरा उठा लिया, एक लाइव किया, एक प्रोमो भी किया। लाइव करने का फिर आगे बढ़े। उसके बाद गाड़ी से ही हमने लाइव देना, 2-3 लाइव गाड़ी से अंदर से ही हमने लाइव किया। और उसके बाद हम वहाँ से 500 किलोमीटर दूरी चले गए। वहाँ चाय पीने के लिए 15 मिनट रुके, तो वहाँ से हमने प्रोमो शूट किया पूरा बर्फ़ के अंदर। मैं सुबह 6 बजे ये लोकेशन में पहुँच गया। मेरा आँखों में इतना ये था, पूरा बिल्डिंग ऐसे 10 पूरा कोलैप्स हो रहा था, पूरा बिल्डिंग। कितने बिल्डिंग वहाँ थी, 1-2 बिल्डिंग छोड़ के उस बिल्डिंग के में दरारें थे। वहाँ हम 6 बजे सुबह पहुँचे, तब वहाँ का रेस्क्यू, वहाँ की आर्मी थी, वहाँ का बंदे थे, वो एक छोटी सी लड़की को रेस्क्यू कर रहे थे। वहाँ वो बोल रहे थे कि उनका आंसू मत शूट करना, उनको मेन आर्मी वालों को शूट मत करना, ये मत करना, ये मत करना। बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन थे उस जगह में कि शूट करने के लिए, कि ये मत कर लो, ये मत कर लो, उनका क्लोजअप मत लो, डेड बॉडी का ये मत कर लो। तो मुझे थोड़ा दूर से ये पूरा करना पड़ा कि ये शूट करना, क्योंकि मुझे ये पूरा दिखाना ही चाहिए और शूट भी करना चाहिए। थोड़ा चुपके ऐसे करके थोड़ा बहुत हमने शूट किया। बहुत खतरनाक विजुअल्स था वहाँ के, क्योंकि मैं कभी दिखा नहीं सकती कि डेड बॉडी का हाथ बाहर पड़ा हुआ है, एक कान, इतना बॉडी का पार्ट बाहर है, उसके ऊपर पूरा मलबा पड़ा हुआ है। ऐसे बहुत खतरनाक सीन था वहाँ पे। ये भगवान को थोड़ा मैंने ये कर दिया कि भगवान से थोड़ा, भगवान मैं कभी करके आया हूँ, वो मेरे मन से रात में थोड़ा सोते वक्त मुझे वो ग्रिलिंग मशीन का, वो खुदाई का वो मशीन होता है, उसका आवाज़ सब आ रही थी 1-2 दिन। और जब टक 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 करके आवाज़ आती थी, उसको निकालते, वो रोने का आवाज़ आती थी। और ये सब 1-2 दिन मुझे मन में आ रहा था। उसके बाद मैंने थोड़ा गायत्री मंत्र ऐसे थोड़ा पढ़ के और शिवस्तोत्र और सहस्त्र नाम सुन के, उसके बाद मैंने उसको अभी फिर 1-2 दिन से नॉर्मल हूँ। अभी तो फिलहाल अभी अपने इसमें आ रहा हूँ।